आगे मुझे लग रहा है स्क्रीनिंग हो रही है। मैं भी रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ और वो सामने ऑफिसर्स हैं। स्क्रीनिंग हो रही है। ऊंचाई 550 फीट है और ये पूरा मार्बल का बना हुआ है। स्टोन, ब्रॉन्ज और ग्रेनाइट से बने हुए इस मेमोरियल की कंस्ट्रक्शन 2001 में स्टार्ट हुई थी। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स दे रखी हैं पुलिस को। एंट्रेंस पे ही ये जॉन बुल लोकोमोटिव डिस्प्ले पे लगा रखा है। RMS मॉरिटेनिया का एक शिप मॉडल। इस लोकोमोटिव का नाम है जुपिटर, जिसको सेंटा क्रूज रेल रोड ने यूज़ किया। 4 छोटे व्हील्स थे जो कि लोकोमोटिव को गाइड करते थे और पीछे की तरफ ये 6 बड़े व्हील्स हैं। 1939 की डॉज की स्कूल बस डीलरशिप और ये सब सेल्स करने के लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती थी। 48 टक्कर सेडान इसकी खासियत थी। इसका रियर माउंटेड 1984 पीटरबिल्ट मॉडल 359 एरिक्सन हॉट एयर पंपिंग इंजन और राइडर हॉट एयर इंजन। मोस्ट सक्सेसफुल हाई स्पीड स्टीम इंजन 1,50,000 स्क्वायर फीट की प्राइवेट ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करती है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और हम आए हैं आज वाशिंगटन DC। फ़िलहाल हम हैं पार्किंग में, और जो पार्किंग है ये एक फेडरल फैसिलिटी है। ये देखिए, हर कंट्रीज़ के फ्लैग बने हुए हैं। आगे मुझे लग रहा है स्क्रीनिंग हो रही है। मैं भी रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ और यहाँ से निकल के आपको मिलता हूँ। हाँ, तो हम बाहर निकल गए और आपको दिखाता हूँ। वो अंदर, अगर आपको दिख रहा नहीं दिख रहा है, वहाँ अंदर हो रही है स्क्रीनिंग। गार्ड्स खड़े हैं और अब हम पहुँच चुके हैं बाहर। तो स्क्रीनिंग में मुझे अपना फ़ोन बंद करना पड़ा था, वहाँ रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं कर रहे थे। ये देखिए, आज देखते हैं, अगर वाइट हाउस चलते हैं। मैं उधर को गया था जब ड्राइव करते हुए, तो वाइट हाउस इन्होंने बंद कर रखा है। फ़िलहाल हम जाते हैं मॉन्यूमेंट की तरफ। तो चलिए, देखिए ये लोग अंदर जा रहे हैं। हम जहाँ से हम निकले हैं और वो सामने ऑफिसर्स हैं। स्क्रीनिंग हो रही है। अब हम जा रहे हैं पैदल यहाँ से मॉन्यूमेंट की तरफ को। एक्चुअली स्ट्रीट पे भी पार्किंग थी, फ्री पार्किंग थी स्ट्रीट पे। आज वीकेंड है, लेकिन आप देखेंगे इधर आके वीकेंड पे कभी, तो आपको पता लगेगा कि पार्किंग मिलना एक असंभव टास्क है। असंभव, असंभव, असंभव। तो हमने थोड़े ज़्यादा पैसे दे के अंडरग्राउंड पार्किंग ले लिए। कम से कम पार्किंग मिल तो गई। और हम आ गए मेन स्ट्रीट पे, कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रीट, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू। वो देखिए सामने मॉन्यूमेंट, उधर हम जा रहे हैं। और इधर स्ट्रीट वेंडर्स हैं, आप फूड वगैरह, उधर फूड ट्रक्स हैं। चलिए रोड क्रॉस करते हैं। ये देखिए एक और फूड ट्रक यहाँ पे। मॉन्यूमेंट को बिल्ड किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स के सबसे पहले प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन को ऑनर करने के लिए। ये 1848 से बनना स्टार्ट हुआ था और 1884 में जाके फिनिश हुआ था, और पब्लिक के लिए ये 1888 में ओपन हुआ था। इसकी कुल ऊंचाई 550 फीट है और ये पूरा मार्बल का बना हुआ है। और अब हम आ चुके हैं वर्ल्ड वॉर II मेमोरियल की तरफ। दिस वॉज बिल्ट टू ऑनर द सैक्रिफाइस ऑफ अमेरिकन्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II। वर्ल्ड वॉर II मेमोरियल प्रतीक है उन 16 मिलियन अमेरिकन्स का जिन्होंने वर्ल्ड वॉर II में मिलिट्री में सर्व किया था, और ये उन 4 लाख सैनिकों के ऑनर में बनाया गया है जिन्होंने वर्ल्ड वॉर II में अपनी जानें गंवाई थी। इसके अलावा इस मेमोरियल को अमेरिकन पीपल के फ्रीडम और यूनिटी का प्रतीक भी माना जाता है। स्टोन, ब्रॉन्ज और ग्रेनाइट से बने हुए इस मेमोरियल की कंस्ट्रक्शन 2001 में स्टार्ट हुई थी और 2004 में ये बन के रेडी हो गया था। और आप देख सकते हैं ये क्लासिक और मॉडर्न दोनों स्टाइल्स का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है।
ये देखिए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर इन्होंने ज़ीरो एमिशन या बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स दे रखी हैं पुलिस को। फ़िलहाल अब हम जा रहे हैं नेशनल म्यूज़ियम ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री की तरफ। इस म्यूज़ियम में यूएस के ऑलमोस्ट एवरी फील्ड के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, फिर चाहे वो पॉलिटिकल हो, साइंस से रिलेटेड हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर मिलिट्री हो। हम लोग म्यूज़ियम में एंटर कर चुके हैं और इस समय हैं हम फर्स्ट फ्लोर के ईस्ट विंग में, जहाँ पर इन्होंने एंट्रेंस पे ही ये जॉन बुल लोकोमोटिव डिस्प्ले पे लगा रखा है। 1831 में बना ये इंजन 1833 से लेके 1866 तक यूज़ हुआ, उसके बाद इसको स्टोरेज में डाल दिया गया। इस म्यूज़ियम में यूएस की नेवी से रिलेटेड भी कई आर्टिफैक्ट्स डिस्प्ले पे हैं। यूएस नेवी ने ऑलमोस्ट हर मेजर वॉर में एक क्रिटिकल रोल प्ले किया है, फिर चाहे वो 1775 से 1783 का रेवोल्यूशनरी वॉर हो, या द वॉर ऑफ 1812 हो, वर्ल्ड वॉर 2 हो, या फिर वॉर ऑफ वियतनाम। आर्टिफैक्ट्स के अलावा यहाँ पर शिप्स के मॉडल्स भी डिस्प्ले पे हैं। नेवी डिफेंस के अलावा ट्रेड और एक्सप्लोरेशन में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो भी यहाँ पर इन्होंने डिस्प्ले कर रखा है। इस तरफ है RMS मॉरिटेनिया का एक शिप मॉडल जो कि 1907 में लॉन्च हुई थी, और उस समय न्यूयॉर्क से यूरोप का सफ़र 5 दिन 5 घंटे और 10 मिनट में तय करके इसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया था, एंड इट वाज अ सिंबल ऑफ लग्जरी एंड स्पीड। और इस तरफ एमा मर्क्स और PHTL कंटेनर शिप के मॉडल्स हैं। ये पूरा डिस्प्ले अमेरिका की कमर्शियल हिस्ट्री में मरीन ट्रांसपोर्टेशन की सिग्निफिकेंस को दर्शाता है। पानी के बाद अब रुख करते हैं ट्रैक्स की तरफ। इस लोकोमोटिव का नाम है जुपिटर, जिसको सेंटा क्रूज रेल रोड ने यूज़ किया था इन कैलिफोर्निया। उसके बाद इसको ग्वाटेमाला की एक कंपनी को बेच दिया गया था, जहां 60 इयर्स तक इस इंजन ने बनानास हॉल किए थे, और फिर 1975 में इस म्यूज़ियम ने इसको एक्वायर कर लिया था। और ये है 1862 की फर्स्ट एवर हॉर्स ड्रिवन स्ट्रीट कार। और इस तरफ है कैपिटल ट्रैक्शन कंपनी के लिए बनी हुई स्ट्रीट कार्स जो कि 4 व्हील बेस थी। सेंट लू मिजूरी की एक अमेरिकन कार कंपनी ने ट्रैक्शन कंपनी के लिए ऐसी 16 कार्स बनाई थी। ये उनमें से एक है जिसका नंबर था 303। इस तरफ पुलमैन पोर्टर्स का डिस्प्ले है। ये वो लोग थे जिनकी जॉब्स होती थी स्लीपिंग बर्थ में पैसेंजर्स को सर्व करना। इस समय हम लोग जनरल मोटर्स हॉल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में आ चुके हैं, और यहाँ के एग्जीबिशंस दर्शाते हैं कि कैसे 1876 से 1999 में ट्रांसपोर्टेशन ने अमेरिका की आइडेंटिटी एक रूरल नेशन से हटा के मेजर इकोनॉमिक पावर में कन्वर्ट कर दी। हम लोग एक्चुअली इस सेक्शन में तभी एंटर कर गए थे जब हमने जुपिटर स्टीम इंजन देखा था। ये पूरा ही सेक्शन दर्शाता है कि कैसे अमेरिका की इकॉनमी हमेशा से मोबिलिटी से ही जुड़ी रही है। कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ अमेरिकन इकॉनमी वाज ऑलवेज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन ट्रांसपोर्टेशन, फिर चाहे वो रेल रोड्स हों या फिर वाटर हो। और अब हम सदर्न रेलवेज़ के 1401 लोकोमोटिव के डिस्प्ले के पास आ चुके हैं। ये लोकोमोटिव पैसेंजर ट्रेन्स में यूज़ होता था फ्रॉम 1910, और ये यूज़ हुआ अंटिल 1955। इस लोकोमोटिव की खास बात थी इसके व्हील्स। अगर आप ध्यान से देखें, आगे की तरफ 4 छोटे व्हील्स थे जो कि लोकोमोटिव को गाइड करते थे, और पीछे की तरफ ये 6 बड़े व्हील्स हैं जो कि इंजन की स्पीड और पावर जनरेट करते थे। ये उस ज़माने में 12 to 15 स्टील पैसेंजर कार्स को हॉल करता था, जिनका वेट अबाउट 700 से लेके 1000 टन तक होता था, और टॉप स्पीड 80 माइल्स पर आवर तक जाती थी।
इस तरफ जो डिस्प्ले है ये दर्शाता है कि कैसे राउट 66 ने यूएस की इकॉनमी में एक मेजर रोल प्ले किया है, क्योंकि राउट 66 के थ्रू ये ऑयल फील्ड सर्विस व्हीकल्स ट्रांसपोर्ट होते थे। और आप सबको पता है कि ऑयल यूएस की इकॉनमी में हमेशा से एक मेजर रोल प्ले करता आ रहा है। और ये इस तरफ है एक 1934 का एक ट्रेलर जो कि है ट्रैवल कोच। और ये इस तरफ है एक 1939 की डॉज की स्कूल बस, और ये सबसे पहले यूज़ हुई थी मार्टिनबर्ग इंडियाना में इन 1939 इटसेल्फ। वर्ल्ड वॉर II के बाद व्हीकल्स की डिमांड सप्लाई को एक्सीड कर रही थी, और इसीलिए डीलरशिप्स को सेल्स करने के लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों की रिक्वायरमेंट्स चेंज हुई। पीपल स्टार्टेड लुकिंग फॉर स्टाइलिश एंड कंफर्टेबल कार्स इन चीपर प्राइस। उसके बाद कंपटीशन बढ़ गया और फिर डीलरशिप्स ने सेल्समैन हायर करने स्टार्ट करे, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्समैन हायर करने स्टार्ट करे। और ये यहाँ पर 1949 की एक सेल्स डील का डिस्प्ले लगा रखा है जो कि पोर्टलैंड ओरेगन की थी। और ये डिस्प्ले दिखाता है कि ये कार अपने टाइम की एक स्टाइल आइकॉन मानी जाती थी। और ये इस तरफ पोर्टलैंड के सैंडी बुलेवार्ड का एक डिस्प्ले इन्होंने लगा रखा है, और इस डिस्प्ले को इन्होंने हॉट रॉड्स एंड हैंगआउट्स का नाम दिया है। एंड दिस इज़ 1955 फोर्ड कंट्री स्क्वायर। चलिए आपको शिकागो की 1959 की एक रेल कार के अंदर लेके चलते हैं और देखते हैं कि अंदर से ये कार्स कैसी थीं। अंदर की तरफ इन्होंने पूरा एक लाइव डेमो दे रखा है, और पूरी ऐसी फीलिंग आती है कि आप वाकई एक रेल के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं। रेल कार से निकल के अगर इस तरफ आएँ तो जैसे हमने पीछे देखा था कि सैंडी बुलेवार्ड का सेटअप था, इस तरफ इन्होंने टेक्सास इंटरस्टेट 10 का सेटअप कर रखा है। और ये देखिए गुड ओल्ड डेज़, जब ट्रैफिक लाइट्स नहीं होती थी, उस समय ट्रैफिक पुलिस होती थी, जैसे इंडिया में भी अब भी कई छोटे शहरों में है, और हैंड सिग्नल्स ही होते थे उस समय। बैक टू दैट टाइम व्हेन हैंड सिग्नल्स रूल्ड द रोड। और ये इस तरफ है 1948 टकर सेडान। इसकी खासियत थी इसका रियर माउंटेड इंजन और रबर सस्पेंशन, जो कि डिज़ाइन की गई थी टू रिड्यूस नॉइस, फ्यूम्स एंड वाइब्रेशन। और ये है क्लोज़अप लुक उस ट्रक का जो कि टेक्सास इंटरस्टेट 10 के डिस्प्ले में है। ये है 1984 पीटरबिल्ट मॉडल 359। और अब हम पहुंच चुके हैं हिस्टोरिकल मोटर्स एंड जनरेटर्स के डिस्प्ले की तरफ। यहाँ इन्होंने दिखा रखा है कि कैसे 1821 में इंग्लैंड के माइकल फैराडे ने एक वे डिस्कवर किया था टू चेंज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू कंटिन्यूअस मोशन, एंड इट वाज कॉल्ड मोटर। और उसके बाद कई लोगों ने अपने अलग अलग वेरिएशंस निकाले
और उनमें से काफ़ी सारे वेरिएशंस यहाँ पर हैं, जैसे कि 1837 का थॉमस डेवनपोर्ट का वेरिएशन और 1838 का चार्ल्स जी पेज का वेरिएशन, 1845 का चार्ल्स जी पेज का वेरिएशन, 1847 का गार्डनर कोल्टन का वेरिएशन, 1856 का मोसेस फार्मर का वेरिएशन, 1861 का इटली के एंटोनियो पैसिनोटी का वेरिएशन और 1876 का एडवर्ड वेस्टन का वेरिएशन। मुझे इतना कुछ हिस्ट्री के बारे में नहीं पता, वो एक नोट था, मैंने उसमें पढ़ा था और उसी में से पढ़ के मैंने आपको बताया है। मोटर्स के बाद अब रुक करते हैं मीटर्स की तरफ। यहाँ पर इन्होंने मोटर्स के साथ साथ कई तरीके के मीटर्स भी डिस्प्ले पे लगा रखे हैं। और जैसा मैंने कहा था, मोटर्स के साथ साथ यहाँ पर जनरेटर्स भी हैं। यहाँ इन्होंने डिस्प्ले कर रखा है कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के थ्रू काफ़ी एफिशिएंट जनरेटर्स प्रोड्यूस हुए। और दुनिया का सबसे पहला लार्ज स्केल जनरेटिंग स्टेशन 1895 में नायग्रा फॉल्स में बनाया गया था। जनरेटर्स के अलावा एक और डिस्प्ले यहाँ पे है, वो है स्टीम इंजन्स का। यहाँ पे कई मशहूर स्टीम इंजन्स डिस्प्ले पे हैं, जैसे कि एरिक्सन हॉट एयर पंपिंग इंजन और राइडर हॉट एयर इंजन। ये दोनों इंजन्स एक ही प्रिंसिपल पे काम करते थे और वो था रीसर्कुलेशन, यानी कि वही एयर को हीट अप करके यूज़ किया और बाद में उसी को कूल डाउन करके दोबारा उसी को हीट अप किया। और जो एयर हीट होती थी, दैट यूज्ड टू कॉज द पिस्टन्स टू मूव। And this is 1926 Skinner Universal Uniflow steam engine. And this is 40-foot tall coreless engine. और ये है 6 हॉर्स पावर का 1829 का Baldwin steam engine. और ये इस तरफ है अ मॉडल ऑफ Watt's 1788 लैप इंजन। और ये इस तरफ है ईयर 1819 का हॉलोवे का 10 हॉर्स पावर का कंडेंसिंग इंजन। ये है 1886 का शिपमैन सेल्फ कंटेन ऑटोमेटिक स्टीम इंजन। और ये है 1881 का पोर्टर एलन इंजन, विच वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल हाई स्पीड स्टीम इंजन। और ये है 1896 का वेस्टिंग हाउस कॉम्पाउंड इंजन। और ये इस तरफ है न्यूयॉर्क सिटी के सबवे सिस्टम की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले प्लांट का एक बड़ा सा पिस्टन। म्यूज़ियम का टूर ख़त्म करने के बाद अब हम बिल्डिंग से बाहर आ चुके हैं और ये है बाहर का व्यू, जो कि मैं आपको पहले नहीं दिखा पाया। जो लोग इस म्यूज़ियम को विज़िट करना चाहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका एड्रेस डाल दूँगा। अब हम उसी फेडरल बिल्डिंग के बाहर आ चुके हैं जहाँ से हमने अपनी वीडियो स्टार्ट की थी, जहाँ मैंने आपको बताया था कि अंदर सिक्योरिटी है, चेकिंग करती है, जहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क की थी। चलिए आप थोड़ी देर बाहर का व्यू देखिए रात का और फिर अंदर चलते हैं। इस बिल्डिंग का नाम है रोनाल्ड रीगन बिल्डिंग एंड इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर। ये वॉशिंगटन की सबसे पहली फेडरल बिल्डिंग थी, विच वॉज डिज़ाइन फॉर बोथ गवर्नमेंटल एंड प्राइवेट सेक्टर यूज़। ये बिल्डिंग 1,50,000 स्क्वायर फीट की प्राइवेट ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करती है। तो चलिए वक्त आ गया है इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करने का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मॉन्यूमेंट के रात के इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त।
और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।